कागज़ की अहमियत बताने से पहले ये सुन लें कि वो ख़जाना हमारे हाथ लगा कैसे। मेरे वालिद इस प्रेस में मुलाजिम हैं जहाँ करेंसी नोट, अदालती स्टैंप और डाक टिकट वगैरह छपते हैं। मैं अपने वालिद का इकलौता बेटा हूँ, इसलिए बचपन में ही बेजा लाडो प्यार से बिगड़ गया था। कुछ और बड़ा हुआ तो बिगड़े हुए लड़कों से दोस्ती हो गई। इनकी संगत ने मुझे जवारी और शराबी बना दिया। बुरी आदतों पर अम्मी ने पर्दा डाले रखा। अक्सर मैं इनसे रकम मांग लेता था और वो दे देती थी। पहले दोस्तों के साथ जुआ खेलता था। 2-4 रुपए की बाजी लगती थी। कभी पॉकेट हल्की हो जाती और कभी भारी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने जुए के अड्डे पर भी जाना शुरू कर दिया। कच्ची शराब की बोतल हलक में उंडेल कर सारी सारी रात जुआ खेलता रहा। अपना ये शौक पूरा करने के लिए कभी अब्बू की जेब साफ कर देता और कभी अम्मी का बटुआ उड़ा लेता। ये बात ज़्यादा दिन तक पोशीदा न रह सकी। फिर हर बार इम्तिहान में फेल हो जाने पर अब्बू ने मुझे टेक्निकल काम सिखाना शुरू कर दिया। यानी खसूसी इजाज़तनामा हासिल करने के बाद मुझे अपने साथ प्रेस ले जाने लगे। उन्होंने सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद अपनी जगह मुझे लगवा देंगे। मेरे वालिद नोट भांपने के लिए रंग तैयार करते थे। मुख्तलिफ रंगों को मिलाकर ख़ास केमिकल तैयार करने में इनका कोई सानी नहीं था। उन्होंने अपना फ़न मुझे भी सिखाने की कोशिश की, लेकिन इस बोर काम में मेरा दिल नहीं लगा। जब भी मौका मिलता मैं निकल भागता। मुझे गंगा जली की सैर का भी चस्का लग गया था। मैं किसी नई तवाइफ की आमद का सुनते ही दौड़ पड़ता। एक बार जब मैं गंगा जली में दाखिल हो रहा था कि किसी ने मेरी जेब की सफाई कर दी। मुझे मुतलक खबर नहीं हुई थी कि जेब खाली हो चुकी थी। मैं शान से सर उठाए कमरे में घुस गया। वहाँ मुझे एहसास हुआ कि मैं खलास हो चुका हूँ। इससे पहले की बात बढ़ती एक नौजवान ने मेरी इज्जत बचा ली। वहाँ से निकलकर हम दोनों स्टार सिनेमा के पीछे वाली देसी शराब के अड्डे पर पहुँचे। इसने माल्टा का ऑर्डर दिया। माल्टा अंग्रेजी शराब होती है। मैंने दिल भर के पी। फिर वो मुझे लेकर अपने घर पहुँचा। वहाँ एक और शख्स मिला जिसका नाम शाहिद था। वो कालू मियाँ का दोस्त था। हम तीनों ने एक ही दस्तरखान पर खाना खाया। इसके बाद बातें होने लगी। मेरी ट्रेनिंग का सुनकर कालू मियाँ ने कहा, तुम बेवकूफ़ हो, साथ दो तो मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा। मैंने पूछा, ऐसा कौन सा काम है? इसने मुस्कुराते हुए कहा, अपने वालिद का फ़न सीख लो। इस एक जुमले ने इसका माजूज़ ज़मीर मुझे समझा दिया। मैं उछल पड़ा। हैरत निगाहों से इसे देखते हुए बोला, वाकई गज़ब का आइडिया है। हैरत है अब तक मेरे सड़े हुए दिमाग में ये बात क्यों ना आई। अगर कलर मिक्सिंग का फ़न सीख लूँ तो नोट छापना बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। इसने मेरे दिमाग को फिर एक झटका दिया। लेकिन हम नकली नोट नहीं, असली नोट छापेंगे। जाली नोट तो मार्केट में ले जाते ही पकड़े जाएंगे और करोड़पति बनने के बजाय जेल पहुंच जाएंगे। मैं पहले तो होंकों की तरह मुंह फाड़े इसकी सूरत देखता रह गया। पूछा, असली नोट कैसे छापेंगे? ये तुम्हें अगली मुलाकात में बताऊंगा। असली नोट छापने की स्कीम मेरे बॉस के पास है, वही तुम्हें समझाएगा। ये कहकर वो बाहर निकल गया। ये दास्तान सुनाने के बाद इसने कहा, खान साहब आप यकीन करें, मैं हैरानी के समंदर में गोते खाने लगा था कि वो असली नोट कैसे छापेगा। लेकिन तीसरे दिन जब के बॉस सुनील मुखर्जी ने स्कीम बताई तो मैं उछल पड़ा। मेरे दिमाग में धमाका सा हुआ। सुनील मुखर्जी कुनाई सनियाल का दाहिना हाथ था। इस डिकेड का सिलसिला कहीं न कहीं मुल्क की बुनियाद हिला देने की साजिश से मिला हुआ था। ये समझने में मुझे देर न लगी। मैं पूरी दिलचस्पी से इसकी रोदात सुनने के लिए हमतन गोश हो गया था। शफीक ने सारी कहानी अपनी सुना दी। खान भाई, सुनील मुखर्जी ने अपना प्लान बताने के बाद कहा, आज से छोटी मोटी चोरियां करना छोड़ दो। जेब खर्च के लिए हर माह तुम्हें 200 रुपये मिला करेंगे। जानते हो क्यों? मैंने पूछा, क्यों? ताकि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तुम्हें चोरी न करना पड़े और तुम पुलिस से दूर रह सको। क्योंकि अगर एक बार तुम पुलिस की नज़रों में आए तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो जाओगे। मैं खामोश बैठा इसे देखता रहा। वो फिर बोला, अपने वालिद की नज़रों में तुम अपना वकार बुलंद करने की कोशिश शुरू कर दो ताकि जल्द से जल्द हमारे काम के लायक बन जाओ। कलर मिक्सिंग सीखने के बाद तुम्हारी मुलाकात एक और नौजवान से कराऊंगा जो तुम्हारी तरह नकारा था और इसके वालिद भी इस प्रेस में ब्लॉक मेकिंग का काम करते थे और अब वो भी दिल लगाकर ब्लॉक मेकिंग सीख रहा है, सुनील ने बताया। लेकिन जनाब, मैंने कहा, ये काम सीखने में तो 6-7 माह लग जाएंगे। प्यारे, पूरा 1 साल भी लग जाए तो परवाह नहीं। हम असली नोट बनाएंगे, नकली नहीं। ऐसे नोट छापेंगे कि खुद रिजर्व बैंक का गवर्नर भी पहचान नहीं पाएगा कि नोट जाली हैं। और यह तभी मुमकिन है जब तुम अपने बाप के फ़न में माहिर बन जाओ। सुनील मुखर्जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नोट भला कैसे तैयार हो सकता है? कलर मिक्सिंग और ब्लॉक मेकिंग के अलावा भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मसलन नोट के लिए तैयार किया गया ख़ास कागज़। स्कीम बनाने वाले ने हर पहलू पर गौर कर लिया है। तुम इन बातों पर दिमाग न लड़ाओ, सिर्फ अपने अपने कामों में महारत हासिल करो। माहिर बनते ही तुम्हें तमाम चीज़ें फराहम कर दी जाएंगी। क्या ये मंसूबा तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है? मैंने पूछा। नहीं, सुनील मुखर्जी ने कहा। फिर किसने बनाया है? प्रिंटिंग प्रेस की पूरी मालूमात रखने वाले एक ऐसे आदमी ने जिसे ढेर सारी दौलत चाहिए ताकि इस बिछड़े हुए सूबे की गरीब आवाम की खिदमत कर सके। ऐसा फरिश्ता सिफ्त कौन है? वक्त आने पर इससे मिल लेना। इसी ने तुम्हारी निशानदेही की
की है। मैं इस दिन से अपने वालिद की नज़रों में मुकाम हासिल करने के लिए मेहनत करने लगा। 8 माह में मैंने अपने फ़न में महारत हासिल कर ली। इसकी खबर मैंने सुनील को दे दी। इसने जवाब में कहलवाया कि अगले हफ्ते कागज़ बाज़ार में मीटिंग होगी जिसमें पूरे ग्रुप का तारुफ कराया जाएगा। इस वक्त तक हर एक अपना अपना काम सीखने में लगा हुआ था। अब सब माहिर बन चुके थे, इसलिए पूरे ग्रुप को एक प्लेटफॉर्म पर लाना ज़रूरी हो गया था। एक हफ्ते बाद मैं चट्टागांग पहुंच गया। एक दिन शहर में गुजार कर कागज़ बाज़ार पहुंचा। मीटिंग डाक बंगले में मुनक्कद की गई थी। हाल में सिर्फ 5 आदमी थे, इनमें एक बारूद शख्स भी था। इसे सब बॉस कहकर मुखातिब कर रहे थे। इसने खड़े होकर कहना शुरू किया, तकरीबन 11 माह से हम सब जिस स्कीम पर काम कर रहे हैं, इसके अरकान एक दूसरे से मुतारफ तक न थे। ये भी इस मंसूबे का एक हिस्सा था। मैंने जानबूझकर वक्त से पहले किसी को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सब एक दूसरे को पहचान लें। याद रखिए, आप सब मिलकर एक इकाई हैं, कोई किसी से अलग नहीं है। इसलिए हासिल शुदा रकम मसावी तकसीम होगी। जिस प्रोजेक्ट पर हम सब अलग अलग काम कर रहे थे, इसी पर अब हम सब मिलकर काम करेंगे। इसलिए आपसे पहले मैं अपना तारुफ करा देना बेहतर समझता हूँ। मेरा नाम कुनाई सनियाल है। मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर था, लेकिन हमारे सूबे की गुर्बत ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने आप को अपने भाइयों की खिदमत के लिए वक्फ कर दूं। ये मंसूबा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हम गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, अपने हक के लिए वो कर रहे हैं जो दुनिया वालों को नज़रों में बुरा है। हम ये काम अवाम का मायार ज़िंदगी बुलंद करने की खातिर कर रहे हैं। मगरिबी पाकिस्तानियों की लूट मार से हमारा सूबा कंगाल हो चुका है। इस सोना उगलती धरती को फिर से ख्वाबों की सरजमीन बनाने के लिए हम सब जिहाद में कूद पड़े हैं। वतन की हिफाजत में जब दुश्मन को गोली मारी जाती है तो वो जुर्म नहीं होता। इसी तरह से हमारा काम भी जुर्म नहीं है। मेरी राह पर चलने वाले दूसरे साथी का नाम है कालू मियाँ, जो शहर के जाने पहचाने रंगबाज हैं। इनके नाम से पूरा शहर कांपता है। तीसरे साथी हैं इकराम, जो ब्लॉक बनाने में माहिर हैं। और चौथे हैं शफीक, जो कलर मिक्सिंग के फ़न में ताक रखते हैं। पांचवें हैं तारक महमूद, सीधे साधे सरकारी मुलाजिम, मुअम्मा खेलने के शौकीन हैं। ड्राइविंग में इनका सानी नहीं है, बहुत ही दिलचस्प आदमी हैं। बात बात में ऐसी पहेलियां पूछ बैठते हैं कि सुनने वाला चकरा जाता है, जबकि जवाब बहुत मामूली होता है। मसलन मान लो कि मेरी बीवी का नाम सीता है, सीता के भाई का नाम राम है और इन दोनों के बाप का नाम लक्ष्मण है। इसे तुमसे मेरे बारे में पूछते हैं तो वो इस तरह से नहीं पूछेगा कि ये आदमी जो सामने खड़ा है इसका नाम क्या है। घुमा फिरा कर अच्छी खासी पहेली बना देगा। पूछेगा कि लक्ष्मण के बेटे की बहन के शोहर का नाम बताओ। इस अजीब आदत की वजह से तारक एक दिलचस्प आदमी है। अगर अब भी नहीं समझे तो एक पहेली तारक से ही पूछ लो। मैं पूछूंगा, खड़े होकर मैंने कहा। मेरे तजस्सुस को भांप कर कुनाई सनियाल के कुछ बोलने से पहले ही तारक ने सवाल कर दिया, माना कि तुम एक पायलट हो, एक हवाई जहाज लेकर चट्टागांग से वाया जैसूर ढाका राजशाही के लिए चलते हो। जब हवाई जहाज चट्टागांग से चलता है तो इसमें से 125 मुसाफिर हैं। जैसूर पहुंचने पर 64 मुसाफिर उतर जाते हैं और 32 दूसरे मुसाफिर हो जाते हैं। इसी तरह हवाई जहाज में अब जो तादाद है, इसमें से राजशाही में से 20 मुसाफिर उतर जाते हैं और 64 सवार हो जाते हैं। याद रखिए, हिसाब में गड़बड़ न हो, इसलिए फिर दोहराता हूँ कि राजशाही में 32 मुसाफिर उतरे और 64 चढ़ते हैं। समझ गए? जी, मैंने दिल ही दिल में हिसाब लगाते हुए कहा। अब तुम हिसाब लगाकर बताओ इस पायलट की उम्र क्या है? तारक ने कहा, तो मेरा दिमाग घूम गया। अभी तक मैं सोच रहा था कि वो शायद मुझसे ढाका पहुंचने वाले मुसाफिरों की तादाद पूछेगा, मगर इसने अजीब सा सवाल कर दिया। मैंने उलझे हुए लहजे में कहा, मुसाफिरों की तादाद से पायलट की उम्र का क्या ताल्लुक है? भाई, मेरा सीधा सा सवाल है। मैंने पहले ही कह दिया था तुम एक पायलट हो, यानी मैंने तुम्हारी उम्र पूछी है। पहली मुलाकात में ही मैंने इसे अपना दोस्त बना लिया। वो था भी बहुत अक्लमंद। इससे मुतारफ़ कराने के बाद कुनाई सनियाल ने कहा, और अब मैं इस ग्रुप की जान से आपका तारुफ करवाता हूँ। इसका नाम आरती है। जैसे भगवान की आरती उतारी जाती है, पूजा होती है, वैसे ही इसकी पूजा की जा सकती है। ये देखने में जितनी हसीन है, इतनी ही अकल की तेज़ है। नाच इनका शौक़ है। नाचते वक्त जैसे इनका अंग अंग थरकता है और नाजरीन का दिल धड़कता है, इसी तरह ये अपनी अकल के बल पर अच्छे अच्छों को तंगी का नाच नचा देती हैं। तारुफ के बाद हम सब ने एक दूसरे से मुसाफा किया। चाय का दौर चला और सब हमतन गोश हो गए। कुनाई सनियाल ने खड़े होकर कहा, अब आपको मंसूबे की पहली कड़ी के बारे में तारक साहब बताएंगे, लेकिन पहेलियों में नहीं, साफ साफ अल्फाज में बताएंगे। कुनाई सनियाल के बैठते ही तारक महमूद खड़ा हो गया और बोला,
जैसा कि आपको मालूम है मैं ड्राइवर हूँ। गैर ममालिक से तैयार होकर आने वाले ख़ास कागज़ को भी एयरपोर्ट पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। जिस वैन में मैं इस कागज़ को ले जाता हूँ वो सुजुकी की है। फ़र्क इतना है कि वैन की बॉडी 1 इंच मोटी स्टील की है, शीशे बुलेट प्रूफ हैं, वो अंदर से 2 हिस्सों में तकसीम है, ड्राइवर की सीट और इसके हिस्से के दरमियान जिसमें नोट छापने का कागज़ रखा जाता है। स्टील का पार्टीशन है, इस पार्टीशन में चेंज की चौकोर खिड़की है जिससे ड्राइवर पीछे बैठे साथियों से बात कर सकता है। पिछला हिस्सा अगले हिस्से से 3 गुना बड़ा है। इसी हिस्से में कागज़ रखा जाता है और 2 बंदूक बरदार भी बैठे हैं। वैन में सिर्फ 2 दरवाजे हैं, एक ड्राइवर के लिए इसकी दाहिनी तरफ और दूसरा पिछले हिस्से में कागज़ लादने के लिए पीछे की तरफ। हम यूँ भी कह सकते हैं कि वैन के पीछे वाली दीवार दरअसल स्टील के 2 बड़े क्वार्टरों से मिलकर बनती है। दोनों ही दरवाज़ों में ऑटोमेटिक ताला है। इस ताले को सिर्फ अंदर से बंद किया जा सकता है और जब वो बंद हो जाता है तो बाहर से किसी भी हालत में नहीं खुल सकता। क्या मतलब, मैंने तारक से पूछा। एयरपोर्ट से कागज़ लेकर जब वैन गोदाम के लिए चलती है तभी इसके साथ सिर्फ 2 आदमी होते हैं, एक ड्राइवर, दूसरा पिछले हिस्से में कागज़ की हिफाजत के लिए मुतय्यन बंदूक बरदार। दोनों के लिए सख्ती से हुक्म है कि एयरपोर्ट से चलने से कबल दरवाज़ों के स्विच अंदर से बंद करके चेक कर लें और किसी भी हालत में न खोलें। तारक ने कुछ तवक्कुफ़ करने के बाद फिर से कहना शुरू किया। ड्राइवर के लिए सख्ती से हुक्म है कि वो रास्ते में कहीं भी गाड़ी ना रोके। अगर फायरिंग करके टायर फाड़ दिया जाए तो, आरती ने सवाल किया। इसकी विंड स्क्रीन की तरह टायर भी बुलेट प्रूफ है, इन्हें एक अमेरिकी कंपनी ने ख़ास तौर पर बनाया है, तारिक ने जवाब दिया। वैन में खिड़की वगैरह तो होगी, सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत तो होती है। हवा के लिए आसानी से नजर न आने वाले सुराख हैं। इसके अलावा 4 इंच के 2 सुराख और भी हैं, लेकिन इन पर ढक्कन लगा रहता है और तभी खुल सकता है जब गार्ड चाहे। इन्हें इस वक्त खोलता है जब फायरिंग की ज़रूरत पड़े। सबसे अहम चीज़ ड्राइविंग के हिस्से में लगा वायरलेस है, जिसे ऑन करते ही पुलिस हेडक्वार्टर से रब्ता कायम हो जाता है। किसी भी किस्म का खतरा महसूस होते ही इसे ऑन कर देने का हुक्म है ताकि मदद के लिए पुलिस की गाड़ियाँ फ़ौरन दौड़ पड़ें। मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा कि इस वैन को कैसे लूटा जाए, वो तो नाकाबिले तस्खीर नमूना है, इकराम ने कहा। याद रखिए कि दुनिया में ऐसा कोई भी मसला नहीं जो सुलझ ना पाए। हर मसले का हल मुमकिन है, सिर्फ दिमाग लड़ाने वाले की ज़रूरत है। वैगन इंसान ने बनाई है, खुदा ने नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी या खामी ज़रूर होगी। इसी को तलाश करना हमारा काम है और इसे तलाश कर लिया जाएगा। अब बताओ तुम्हारी वैन का टाइम टेबल क्या है, कुनाई सनियाल ने पूछा। जिस तैयारी से कागज़ आ रहा है इसके लैंड करने से 5 मिनट कबल वैन हवाई मुस्तकिर पर पहुँचेगी। 15 मिनट के कलील वक्फे में कागज़ लादा जाएगा और 16वें मिनट पर गाड़ी चल पड़ेगी। मुझे हुक्म दिया गया है कि 40 मिनट की रफ्तार से ड्राइव करूं। इस तरह आधे घंटे में गोदाम पहुंच जाऊंगा। 10 मिनट गुजरने से पहले मुझे फार्म गेट क्रॉस करना होगा। वहां स्पेशल स्क्वाड खड़ी होगी, वो पाक मोटर पर खड़ी स्क्वाड को खबर देगी। पाक चुरंगी पर मुझे 20वें मिनट पर पहुंचना है। वहां से मग बाजार की तरफ मुड़ना है और आधे घंटे में मोती झील। तारक की बातों को आरती बड़े गौर से सुन रही थी। इसने यकायक सवाल के लिए हाथ उठा दिया। तारक ने रुककर पूछा, कोई सवाल है क्या? हाँ, आरती ने सर हिलाते हुए कहा। इस वक्त तेज गांव वाली सड़क पर काफ़ी रश होता होगा। तारक ने कहा, बेशक, यानी सड़क पर हम कोई वारदात नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी बड़ी सख्त होती है, फिर मिलिट्री वाले भी गश्त करते रहते हैं, यानी एयरपोर्ट पर वारदात नामुमकिन है। जी हाँ, फ्लाइट कब आ रही है? कालू मियाँ ने पूछा। तारक ने मुस्कुराकर इसे देखा और फिर पहेलियों वाले अंदाज में पूछा। एक समंदर है, इस समंदर में 480 घंटे नीचे सोने से भरी एक वैन है। दिन कोई कपड़े का थान है जिसे गज लेकर नापना शुरू कर दें। कालू मियाँ ने झिंझलाकर कहा, दिन भी थान जैसी चीज़ है प्यारे। 480 घंटे का मतलब है 20 दिन, यानी 20 दिन बाद कागज़ आ रहा है, आरती ने कहा। हाँ, तारक ने जवाब दिया। कितना कागज़ आ रहा है? मैंने पूछा। 4 करोड़ 80 लाख रुपए छापने के लिए, यानी हम सब के हिस्से में 80-80 लाख रुपए आ सकते हैं। हाँ, तारक ने जवाब दिया। कुनाई सरियाल ने कहा, दोस्तों, इस 80 लाख हासिल करने के लिए हम सब को काम शुरू कर देना चाहिए। मेरा प्लान ये है कि तारक की वैन जैसी एक और वैन एयरपोर्ट पर खड़ी होगी। देखने में बिल्कुल असली वैन लगेगी, लेकिन मामूली चादरों से बनी होगी। इसको ड्राइव करेंगी मिस आरती। एयरपोर्ट के अहाते से तारक की वैन निकलेगी और उल्टी चल देगी, यानी कर्मी टोला की सिमत। ठहरिए, आरती ने इसकी बात काटी। कर्मी टोला में मिलिट्री छावनी, मिलिट्री पुलिस गाड़ी को रोक कर चेक करती है। नो बीबी, सनियाल बोला। तारक छावनी से पहले कच्चू खेत की जानी मुड़ जाएगा और कच्ची सड़क से होता हुआ
हुआ पाइक पाड़ा निकलेगा, वहाँ से मीरपुर की जानिब मुड़ जाएगा। अयूब खान के हुक्म से बिहारियों के लिए जो कॉलोनी तैयार की जा रही है, इसके आगे मेरे दोस्त का फार्म हाउस है और आरती स्पेशल स्क्वाड को धोखा देने के लिए मुसलसल नकली वैन दौड़ाती हुई मग बाजार तक जाएगी और मोती झील की तरफ मुड़ने के बजाय कमलापुर का रास्ता पकड़ लेगी। वहाँ मेरे एक शनासा का मोटर गैराज है, वो इस गैराज में वैन को खड़ा कर देगी। पुलिस वाले जब तलाश में निकलेंगे तो इनका दायरा मग बाजार से मोती झील तक महदूद रहेगा। मंसूबा हर तरह से मुकम्मल है, भगवान ने चाहा तो कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। सुनील ने कहा। एक बात रह गई, आरती बोली। क्या? कनाई सनियाल ने पूछा। क्या सिस्टम के अफसरान गार्ड और ड्राइवर को पहचानते हैं? कस्टम वालों को इधर जाने की ममानियत है। PIA का कैप्टन बक्स मुझे सौंपता है, मैं दस्तखत करके इसे वसूल करता हूँ और गार्ड के साथ मिलकर वैन तक खुद उठा कर लाता हूँ, तारिक ने बताया। आप लोग मुतमईन हो गए हैं तो अपनी अपनी ड्यूटी समझ लें। आरती नकली वैन में रहेगी, कालू मियाँ और मैं 1 नंबर गेट पर, सुनील लाउंज में तारिक के पीछे रहेगा। अब आप लोग असाइनमेंट डेट पर अपनी अपनी जगह पर मिलेंगे। आज की मीटिंग ख़त्म की जाती है। मीटिंग के बाद हम सब मुख्तलिफ रास्तों से ढाका लौट गए। एक एक करके 19 दिन गुजर गए और असाइनमेंट वाला दिन आ गया। मैंने बस पकड़ी और तेज गांव एयरपोर्ट जा पहुंचा। मंसूबे के मुताबिक आरती, सुनील, कालू और कनाई सनियाल अपनी अपनी जगह मौजूद थे, लेकिन अजनबियों की तरह दूर दूर थे। हमारी नज़रें एक दूसरे से मिली ज़रूर, लेकिन किसी ने भी एहसास न होने दिया कि हम आपस में वाकफ़कार हैं। मेरा दिल धड़क रहा था, शायद इसलिए कि मैं जानता था कि कुछ देर बाद यहाँ एक बड़ी वारदात होने वाली है, जिसे खून खराबी का नाम भी दिया जा सकता है। इस खून खराबे में हम भी बराबर का हिस्सा लेने वाले थे। लाउंज में मौजूद लोगों की तादाद को ज़्यादातर नहीं कहा जा सकता था, लेकिन कम भी नहीं थी। 50 के करीब लोग वहाँ मौजूद थे। मैं सोच रहा था कि क्या इतना बड़ा मार्का इतनी आसानी से सर हो जाएगा जैसा सनियाल ने सोचा है। ये सोच तारियन कबूत की तरह मेरे जहन पर छा गई थी। एक एक पल सदियों की तरह गुजर रहा था कि मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। सनील की बनी एक छोटी सी वैन 1 नंबर गेट के सामने आकर रुकी। इस वैन के साथ पुलिस की जीप भी थी। इस जीप को देखकर मेरा दिल धड़क उठा था। तारक ने यह नहीं बताया था कि इसकी वैन को पुलिस वाले स्क्वाड लेकर जाते हैं। ये एक नई उलझन थी। मैंने इसकी तरफ देखा, इसके चेहरे का रंग भी फक हो गया था। प्लान मिट्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा था। मेरे दिल की धड़कनें इसी तरह बढ़ती जा रही थी जैसे भाप का इंजन आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार में चलता है और फिर छिक छिक करता हुआ दौड़ने लगता है। मैंने कालू मियाँ और सुनील की तरफ भी निगाह डाली। इनके चेहरे भी अंदरूनी तगैर की गवाही दे रहे थे। वैन यू टर्न लेकर रुक गई। पिछला और ड्राइवर वाला दरवाज़ा खुल रहा था और गार्ड एक साथ ही उतरे थे। गार्ड तनोमन तवाना थे। तारिक के जिस्म पर सफ़ेद वर्द और गार्ड खाकी वर्दी में थे। इसने कांधे से बंदूक लटका रखी थी। वो दोनों एक दूसरे के पीछे चलते हुए रनवे की जानिब बढ़ते चले गए। गेट पार करते करते गार्ड रुक गया था और इसने तारिक से कुछ कहा था। दोनों वापस मुड़े थे। इस पर से होती हुई नज़र कालू मियाँ पर पड़ी तो मेरा दिल कांप उठा। इस कमबख्त का चेहरा खूनखार दरिंदे जैसा नजर आ रहा था। मैंने इस पर से नजरें हटाकर इधर उधर टहलते हुए पुलिस के जवानों और एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड्स का जायजा लिया। सब चाकू चौबंद नजर आ रहे थे। मेरा जिस्म सुन पड़ने लगा। मैं तारिक की जानिब बढ़ा। वो गार्ड के साथ साथ बाथरूम की तरफ बढ़ रहा था। इन्हें गैलरी की जानिब बढ़ता देखकर मैंने भी इसी जानिब कदम बढ़ा दिए। गैलरी सुनसान पड़ी थी। तारिक बाथरूम के बाहर खड़ा था। इसने आंखों से बाथरूम की जानिब इशारा किया। मैं समझ गया कि गार्ड अंदर है। दरवाजे से लगकर खड़े होते हुए मैंने गैलरी की जानिब देखा। कालू मियाँ चला आ रहा था। इसके पीछे सुनील था। नजदीक पहुंचते ही इन दोनों ने चाकू निकाल लिया। मैं लर्ज गया। इसी वक्त दरवाजा खोलकर गार्ड बाहर निकला तो इसके मुंह पर कालू मियाँ की हथेली ढक्कन बन गई। साथ ही साथ सुनील का घोंसा इसकी कनपटी से टकराया और गार्ड लहराकर कालू मियाँ के बाजू पर झूल गया। खींचते हुए वो दोनों बाथरूम में घुस गए। मैं छोटी मोटी चोरियां जरूर करता था, लेकिन लड़ाई भिड़ाई से दूर रहता था। किसी जिंदा इंसान को मौत के मुंह में जाते देखकर मेरे आसाब जवाब देने लगे। मैंने बराबर वाले बाथरूम का दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वो अंदर से बंद था। इस नई मुसीबत ने मुझे हवास बाख्ता कर दिया। दरवाजा बंद होने का ये मतलब था कि अंदर कोई मौजूद है। ठीक इसी वक्त एक दबी दबी सी चीख गुलियारे में गूंज गई। वो चीख इस बाथरूम से उभरी थी जिसमें कालू और सुनील गार्ड को लेकर घुसे थे। मैं समझ गया था कि ये चीख किसकी है। मेरी आंखों के सामने खून ही खून लहरा गया था। गार्ड के जिस्म से निकलता खून और इस खून से सिना हुआ सुनील का चाकू। बमुश्किल 1 मिनट बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला और सुनील चाकू बंद करता हुआ बाहर निकला। इसके पीछे कालू था। इसने मुझे हुक्म दिया, जल्दी, वक्त कम है, अपना ओवरकोट उतार कर मुझे दो। मैंने कोट उतार दिया। मेरे जिस्म पर गार्ड की वर्दी थी। गार्ड की पी कैप सर पर रखी और बाहर की जानिब बढ़ गया। अब मेरे कांधे पर गार्ड की बंदूक थी और साथ में तारिक था। कालू मियाँ बाथरूम को अंदर से बंद करके दीवार पर चढ़कर बाहर आ चुका था। वो भी पीछे पीछे आने लगा।
लगा। मैंने सरगोशी के अंदाज में तारक से पूछा, पुलिस की जीप क्या हर बार साथ रहती है? नहीं, वो जीप फार्म गेट से साथ हुई है, शायद किसी को लेने आई थी, तारक ने जवाब दिया। हम दोनों तेज कदम उठाते हुए रनवे पर पहुंचे। कागज का बक्स तैयार था। 2 कुलियों की मदद से इसे उठाकर ऊपर रखा और इसे ड्राइव करते हुए बाहर ले आए। वैगन में बक्स रखते वक्त मैंने पुलिस जीप पर नजर डाली। वो लोग भी जाने की तैयारी कर रहे थे। जीप में सूटकेस रखा नजर आया। मैं समझ गया कि तारक का अंदाजा सही था। जीप के बाहर निकलते ही तारक ने वैगन स्टार्ट कर दी। मैं पिछले हिस्से में बैठा था और वैन स्पॉट सड़क पर दौड़ रही थी। इतनी देर बाद मेरी जान में जान आ गई। मुझे यूं लगने लगा जैसे मैं 80 लाख रुपए का मालिक बन चुका हूँ, लेकिन किस्मत के लिखे को कौन टाले। मुझे मुतलक खबर नहीं थी कि एक बहुत बड़ी उलझन मुंह फाड़े खड़ी है, ऐसी उलझन जिससे फरार मुमकिन नहीं था और सारा मंसूबा खाक में मिलने वाला है। क्या सोच रहे हो? तारक ने दरमियानी पार्टीशन की खिड़की की जानिब मुंह करके मुझसे पूछा और फिर फुर्ती से सर घुमाकर विंडो स्क्रीन से बाहर देखने लगा। कुछ नहीं, हम कहाँ हैं? मैंने पूछा। कर्मी टोला रोड पर। अब मैं कच्चू खेत की तरफ मुड़ रहा हूँ। इसने स्टीयरिंग घुमाया तो वैन हचकोले खाने लगी। कुछ दूर जाने के बाद इसने ब्रेक दबा दिया और बोला, उतर जाना चाहिए, पीछे ट्रक पर वो लोग आ रहे होंगे, इनकी मदद करने के लिए तुम्हें खड़े रहना है। मैंने स्विच ऑन किया। दरवाजे पर लगा लॉक खुल गया। दरवाज़ा खोलकर मैंने कदम रखा तो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। तारक वैन को आहिस्ता आहिस्ता तिरछा करने लगा। शाम धुंधलके में वैन की हेडलाइट दूर तक फैले खेत को रोशन करती चली गई। खेत में यहाँ वहाँ तक लोहे की चादरें बिछी थी। चादरें 10 फीट चौड़ी और 20 फीट लंबी थी। अगर यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि खेत 10 फीट चौड़ी और 300 फीट लंबी लोहे की एक सड़क बनी हुई थी, जो मंसूबे के मुताबिक 1 घंटा पेशतर सुनियाल ने सुनील कालू और आरती की मदद से तैयार की थी। 15 चादरें थी जिन्हें एक दूसरे से मिलाकर बिछाया गया था ताकि कच्ची सड़क की दूसरी जानिब की पक्की सड़क से मिलाया जाए। ये सारा इंतजाम इसलिए किया गया था कि वैन के गायब हो जाने की खबर पाकर इधर भी तलाश करने कोई जीप वगैरह आए तो इसे वैन के टायरों के निशान न मिले। इस सड़क की जानिब किसी का ध्यान जा ही नहीं सकता था क्योंकि वो सड़क सीधी थी और रास्ते से मिलती हुई कोई सड़क नहीं थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।